हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेल बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में हमने अभी तक जो है प्रीवियस लेक्चर में प्रोटीन टारगेटिंग देखी थी, को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग, है ना। तो वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें टोपोलॉजी भी देखी थी हमने, टोपोलॉजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक था काफ़ी। और आज हम आगे का स्टार्ट करते हैं, उसी को कंटिन्यू में करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सेल बनाता हूँ फिर से, जहाँ से शुरुआत की थी हमने, है ना। इस सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक ईआर वगैरह, ये सब होता है। ये जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का, ये एक्चुअली में रेड्यूसिंग नेचर का होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है ये क्या होता है, रेड्यूसिंग नेचर का होता है सेल का साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, ब्रेक करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड को। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होते हैं उन्हें ब्रेक करता है। बेसिकली डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का बनने नहीं देता। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं जैसे, तो उसको ब्रेक करके एस एच कर देता है ना। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो रेड्यूसिंग नेचर का होता है। और तो फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं वो बनते कहाँ पे हैं, ईआर में। जैसे ये ईआर जो है, ईआर में इन बॉन्ड्स का, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं इनका सिंथेसिस होता है। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड आइसोमरेज, या फिर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। तो ये तो हो गई एक बात, ठीक है, कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो रेड्यूसिंग नेचर का होता है सेल का, और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होने देता, उसको ब्रेक करता है ना। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन, सिस्टीन, थायोनिन वगैरह ना, तो सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स चाहिए होते हैं तो वो ऑर्गेनल्स में होते हैं, है ना। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया। ये हो गई एक बात, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है वो रेड्यूसिंग नेचर का, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक होता है पॉजिटिव इनसाइड रूल होता है। क्या होता है, एक रूल है जिसका नाम है पॉजिटिव इनसाइड, है ना। मतलब पॉजिटिविटी है अंदर, पॉजिटिव इनसाइड, पॉजिटिव इनसाइड रूल। ठीक है, एक ये रूल होता है पॉजिटिव इनसाइड रूल, इसे बोलते हैं, है ना। पॉजिटिव इनसाइड रूल का मतलब क्या है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो मेम्ब्रेन में प्रीडोमिनेंटली क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म की तरफ होते हैं। पॉजिटिव इनसाइड रूल ये बोलता है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, पॉजिटिवली, है ना, चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स जो होते हैं प्रीडोमिनेंटली इनसाइड होते हैं, प्रीडोमिनेंटली टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं तो प्रीडोमिनेंटली मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होंगे, साइटोप्लाज्म की तरफ होंगे। इसी को ही क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इनसाइड रूल। ये हो गई एक और। तो ये तो हो गई छोटी मोटी बातें। आगे अब हम चलते हैं, ठीक है। आगे अगर अब बात करें, ये तो छोटी मोटी अंटू पंटू बातें हो गई। पॉजिटिव इनसाइड रूल समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं प्रोटीन फोल्डिंग की तरफ। किसकी तरफ, प्रोटीन फोल्डिंग, है ना। प्रोटीन फोल्डिंग कैसे होता है, प्रोटीन फोल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रोटीन फोल्डिंग जैसे ईआर है, हमने देखा, है ना। ईआर था, इसके अंदर क्या आया था, ये ट्रांसलोकॉन थे, ये हमने देख लिया प्रोटीन टारगेटिंग में। ट्रांसलोकॉन गेट है जहाँ से प्रोटीन एंटर करेगा। प्रोटीन जैसे एंटर करता है तो इसके पास जो होते हैं ना,
ये सी लगा रहा हूँ मैं कि काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इस प्रोटीन के पास क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं, और दो प्रोटीन्स आते हैं यहाँ पे। क्या आते हैं, दो प्रोटीन्स आते हैं जो कि मिस फोल्डिंग को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हीट शॉक प्रोटीन्स थे वो फोल्डिंग को प्रिवेंट कर रहे थे, वैसे ही दो यहाँ पर प्रोटीन आते हैं, फोल्डिंग, जब प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही होती है वो मिस फोल्डिंग को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और वो दोनों प्रोटीन्स किसके साथ बाइंड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बाइंड करते हैं। और वो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आ गए प्रोटीन में, वो मॉडिफिकेशन के थ्रू आते हैं। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे आते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स मॉडिफिकेशन के थ्रू जो है आते हैं। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह जो होता है वो पढ़ेंगे, है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ दो प्रोटीन होते हैं, एक तो प्रोटीन होता है मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ, और एक होता है सिर्फ ल्यूमेन में। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कॉल नेक्सिन। ठीक है, और एक होता है कॉल रेटिक्यूलिन। ठीक है, काल रेटिकुलिन ल्यूमन में होता है, आ गई बात समझ में, और ये कार्लनेक्सिन जो है वो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये दोनों प्रोटीन्स करते क्या हैं, कार्लनेक्सिन एंड कार्ल रेटिकुलिन क्या करते हैं, बाइंड करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनसे बाइंड करते हैं एंड प्रिवेंट मिसफोल्डिंग्स। प्रोटीन की मिसफोल्डिंग होने से प्रिवेंट करते हैं कार्लनेक्सिन एंड कार्ल रेटिक्यूलिन। कार्लनेक्सिन मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होता है और साथ में कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड करता है, और कार्ल रेटिक्यूलिन जो होता है वो टिपिकली ल्यूमेन में होता है, ईआर के, और प्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड करता है कार्ल रेटिक्यूलिन जो प्रोटीन होता है, और ये दोनों मिलकर मिसफोल्डिंग को प्रिवेंट करते हैं। सिंपल सी बात, प्रोटीन फोल्डिंग कैसे होती है। अब आगे चलते हैं, इतना छोटा सा कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो अब देखते हैं मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, है ना। प्रोटीन अब आ गया, प्रोटीन के साथ कई सारे मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, है ना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मॉडिफिकेशंस की तरफ। तो मॉडिफिकेशन सबसे पहले ईआर में, है ना, मॉडिफिकेशन इन ईआर, या फिर बोलूं कि आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पे आ रहा है, ईआर में आ रहा है। ईआर में कार्लनेक्सिन, कार्ल रेटिकुलिन ये सब उसके साथ बाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा, उसमें मॉडिफिकेशंस होगा ताकि कार्बोहाइड्रेट्स लगें, तभी तो कार्लनेक्सिन कार्ल रेटिकुलिन बाइंड करेंगे, फिर प्रोटीन फोल्डिंग होगा। पूरा प्रोटीन फोल्डिंग का प्रोसेस हम देखेंगे शुरुआत से। सबसे पहले हमने टारगेटिंग में क्या किया था, सबसे पहले प्रोटीन राइबोसोम से बनकर को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग या पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग के थ्रू ईआर में आया। ईआर में जैसे ही आया कार्लनेक्सिन कार्ल रेटिकुलिन उसके कार्बोहाइड्रेट से। अभी हम देखेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कहाँ से आया, है ना। अभी हम किस स्टेप पे हैं, दोबारा पिछले वही स्टेप पे आ गए कि अभी प्रोटीन अंदर एंटर किया है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगी, ईआर में जैसे ही प्रोटीन एंटर करता है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगी। पहले हमने क्या देखा था, जब प्रोटीन टारगेटिंग देख रहे थे, ईआर अंदर आया और फोल्ड हो गया डायरेक्ट, लेकिन कैसे हो गया, उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं, वो हमें स्टडी करनी है ना। तो अब क्या है, ईआर में प्रोटीन एंटर किया, उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक अगर रेटिकुलम की बात करें तो एक मॉडिफिकेशन होता है, नाम इसको याद रख लीजिएगा, नींद में भी याद होना चाहिए, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ठीक है, एन का मतलब एस्पार्जिन, एस्पार्जिन अमीनो एसिड, एस्पार्जिन अमीनो एसिड का ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब शुगर ऐड होता है बेसिकली, है ना, सिंपल सी बात है, शुगर ऐड होता है। और टोटल अगर देखें शुगर के कितने कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, तो इस एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में, ये प्रोटीन की बात हो रही है, जो प्रोटीन एंटर किया है उसका एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होगा, मतलब उस प्रोटीन में जहाँ पे एस्पार्जिन प्रेजेंट होगा वहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन होगा, और ग्लाइकोसाइलेशन मतलब शुगर्स ऐड होंगे। और शुगर्स कौन कौन से ऐड होंगे, देखो, एक तो होगा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, दो तो ये ऐड होंगे।
ठीक है, 2 नाग ऐड होंगे, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ऐड होंगे 2, ठीक है, देखते जाइएगा। 9 ऐड होंगे मैनोज, ठीक है, 9 क्या ऐड हो जाएंगे, मैनोज। और 3 क्या ऐड होंगे, ग्लूकोज। आ रही बात समझ में? 9 मैनोज ऐड होंगे, 3 ग्लूकोज ऐड होंगे, 2 एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ऐड होगा, ठीक है। ये सब ऐड होते हैं एज अ शुगर एस्पार्जिन पे, उसी को क्या बोलते हैं, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। जो प्रोटीन ईआर के अंदर आया उसके एस्पार्जिन के ऊपर ये टोटल टोटल 14 कंपोनेंट्स हैं शुगर के, है ना। टोटल 14 कंपोनेंट्स जो हैं शुगर के, जो प्रोटीन अंदर एंटर किया ईआर से, उसका एस्पार्जिन अमीनो एसिड पे ग्लाइकोलाइसेशन हो जाना, उसी को ही क्या बोलते हैं, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन होना, और उसमें भी ग्लाइकोसाइलेशन में शुगर्स कौन कौन सी ऐड होती हैं, 2 नाग ऐड होते हैं, 9 मैनोज ऐड होते हैं, और 3 ग्लूकोज ऐड होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप ऐड होते हैं, कैसे होते हैं वो भी देखेंगे हम, लेकिन ओवरऑल ये होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में, ठीक है। और एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता भी कब है, मान लो ये प्रोटीन है, ठीक है, बात सुनते रहिएगा। प्रोटीन में जब सीक्वेंस कैसा हो, एस्पार्जिन, एन से डिनोट किया जाता है एस्पार्जिन, एक्स हो कोई, और सेरिन या थ्रियोनिन। प्रोटीन में जहां भी ये सीक्वेंस होगा, अब आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन जो अंदर एंटर किया, जहां पर भी ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा वहां पे एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होगा। मतलब जहां भी एस्पर्जीन प्रेजेंट होगा उसके साथ में कोई भी कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है। एक्स का मतलब कोई भी अमीनो एसिड, एक्स मींस एनी अमीनो एसिड एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन को हमेशा पराया धन माना गया है, तो प्रोलीन को छोड़ के एक्स की जगह कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, और उसके साथ में होना चाहिए सेरिन या थ्रियोनिन, ठीक है। जब ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा तो इस एन का जो है वो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसाइलेशन होगा। जब प्रोटीन के अंदर ये वाला सीक्वेंस कहीं पे मिल गया अगर ऑर्गेनल को प्रोटीन में, तो उस एन का ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा, और इसी को एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहेंगे। एस्पार्जिन कोई भी एक्स क्रोमोसोम मेरे मुंह से निकल रहा है, एक्स कुछ भी अमीनो एसिड हो सकता है एक्सेप्ट प्रोलीन, और उसके साथ में सेरिन या थ्रियोनिन हो, तो ये वाला जो एस्पार्जिन है इसका ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा। मतलब इस एस्पार्जिन के साथ ये सब जुड़ जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। और ये होता कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इतनी बात समझ में आ गई मुझे लग रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये डिटेल में देखते हैं कि कैसे होता है। अब क्या करेंगे, हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊँ अब इसमें, ठीक है। ये मैंने मान लो यहाँ पे ईआर बना दिया बड़ा सा, ठीक है। ये ईआर मैंने बनाया है, इसमें अब देखेंगे कैसे ये एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है कंप्लीट, है ना। तो एक सेकंड में देख लूँ वीडियो ढंग से हो रही है या नहीं। हेलो, ओके, सो आई गेस आ रही है वीडियो। इसका ये जो एक्चुअली में 8th लेक्चर है, इसका अलग से मैं एक पूरा वीडियो बना देता हूँ, है ना। इसमें आई गेस थोड़ा सा सही से इसमें मुझे पता नहीं लग रहा है अभी वीडियो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी का पार्ट सेकंड जो है ये 8th लेक्चर का ए पार्ट हो गया। 8th लेक्चर के बी पार्ट में इसको कंप्लीट एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में समझा देता हूँ। सिर्फ इतना ही समझाऊंगा क्योंकि इसमें डिटेलिंग करेंगे वरना लेंदी हो जाएगा, है ना। तो अभी तक हमने ओवरऑल पढ़ लिया, अब डिटेल में पढ़ेंगे कि एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो बने रहिए, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा इसका, तभी ये डिटेल समझ में आएगा, है ना। ओके, थैंक यू।